दोस्तों नमस्कार। चुनाव के केंद्र में है प्रशांत किशोर यानी पीके और पूरी बिसात बिहार की दिल्ली में बिछ रही है, जिसको बिछाने वाले हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री। यानी दो चाणक्य आमने सामने खड़े हैं बिहार चुनाव को लेकर। और राजनीति का मिजाज देखिए। इस दौर में हर कोई जान रहा है कि 2025 के इस चुनाव में अगर कहीं नहीं टिके तो फिर 2030 में बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह सवाल बिहार के चुनाव में पहली बार इसलिए बड़ा है क्योंकि जातीय समीकरणों से हटकर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट और प्रशांत किशोर का नए बिहार का नारा, इन दो परिस्थितियों के बीच जीतन राम मांझी भी जानते हैं जीत तो मुश्किल है, खुद अगर खड़े हो गए अकेले, साथ किसी का चाहिए। लेकिन उन सबसे बड़ी बात है पैसा भी तो चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि इन सब के बीच हर थाने में कोई मामला कहीं खुल ना जाए, यह भी तो चाहिए। तो जीतन राम मांझी दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने बैठते हैं तो फिर पिघल जाते हैं। बात शुरू 25 सीटों से करते हैं, लेकिन गिरते पड़ते हुए 5 से 7 सीट के बीच परिस्थितियां आकर उन्हें अटका देती है। उपेंद्र कुशवाहा यह भी मांझी की तर्ज पर इस पार भी रह चुके हैं, उस पार भी रह चुके हैं। वो कहीं भी खिसक भी सकते हैं, लेकिन जानते हैं ताकत इस वक्त कहां पर है, पैसा कहां पर है, वोट किसका ट्रांसफर होगा। वोट ट्रांसफर हो या ना हो, लेकिन अपनी मौजूदगी बिहार की राजनीति में बरकरार रखनी है तो रखी जाएगी। तो बात शुरू 15 सीटों से होती है, लेकिन खिसकते खिसकते नीचे आती है। 8 सीट, जी नहीं, उससे भी कम देंगे, ठीक है, लेकिन सचेत रहिए, आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे, ठीक है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा क्या वाकई बाएं दाएं नहीं देखेंगे या देख रहे हैं? उसके बाद मुकेश साहनी, आपको यहां रहना है तो रहिए, नहीं तो चले जाइए। बड़ा नुकसान होता है उन परिस्थितियों में जब आप सिर्फ और सिर्फ जाति समीकरण के आश्रय वोटों को साध रहे हो और चुनावी हवा इस दौर में जरूरत के आश्रय, रोजगार के आश्रय, कमाई के आश्रय और शायद जो पैसा मिल रहा है उसके आश्रय चलने की दिशा में बढ़ने लगी हो। तो मुकेश साहनी क्या करेंगे? अपने बूते मैदान में उतर जाएंगे। 4 सीटों पर प्रभाव है, उन 4 सीटों के बाद स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। वो प्रभाव भी कोई ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पर अपने बूते जीत सकते हैं, सहयोग तो चाहिए होगा। तो फिर मुकेश साहनी क्या करेंगे? उस दरबार के भीतर से निकलकर गुस्से में तो हैं, संघर्ष का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल है, जाएं तो जाएं कहां, डील किससे हो रही है? इन सब के बीच 3 नामों का जिक्र और करने की जरूरत है। एक AIMIM के ओवैसी, दूसरा बहुजन समाज पार्टी की मायावती और तीसरा आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल। तीनों अपने अपने बूते मैदान में हैं, किसी से कोई गठबंधन नहीं है। इन्हें पता है इनकी जरूरत चुनाव लड़ने की है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इन्हें यह भी पता है चुनाव लड़ेंगे तो किसके वोट काटेंगे और उस वोट काटने से उन्हें लाभ हो या ना हो, लेकिन जिसके वोट कटेंगे या जिसे मिलने थे उससे हटकर इन्हें मिल जाएंगे तो यह अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचा ले जाएंगे। अब इस परिस्थिति के बीच में इन 3 से हटकर जब आप मुख्य प्लेयर्स की दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो चिराग पासवान आपको पहले नाम पर आएंगे। चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस हो सकता है कल ऐलान कर दें कि हम अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं इस वक्त ताकत और सत्ता बीजेपी के पास है। उनके लिए वाकई हनुमान की भूमिका में चिराग पासवान है। तो पशुपति पारस कहां पर रहेंगे? तो पार्टी का विलय आरजेडी में क्यों ना कर दिया जाए। अपनी पार्टी के बूते 2 सीटों पर प्रभाव छोड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। लेकिन अगर गठबंधन साथ में हो या फिर खुद अलग पार्टी ना बनाकर साथ में जुड़ जाएं तो यह भी चलेगा। तो उस दिशा में कदम अगले 24 घंटे में उनके भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद उससे ज्यादा बड़ी ताकत के साथ सवाल कांग्रेस का है, या कहें उससे पहले लेफ्ट का है। CPIML
दीपांकर भट्टाचार्य। पिछली बार कमाल हुआ था, 12 सीटों पर जीत मिल गई थी। जितनी सीटों पर लड़े थे उसमें सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट सीपीआई एमएल का था। कांग्रेस तो बद से बद हालत में थी, लेकिन सीपीआई एमएल ने एक आस जगाई थी पिछले चुनाव में। लेकिन उस पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच बड़ी मोटी लकीर खिंच चुकी है। सीपीआई एमएल जानती है उसकी ताकत, कौन सा इलाका, कौन सा वोटर है, और इसी तर्ज पर सीपीआई और सीपीआईएम भी जानती है। तो क्या वाकई लेफ्ट के हवाले 32 सीटों को कर दिया जाए, 22 सीट सीपीआईएमएल को दे दी जाए, 6 सीट सीपीआई और 4 सीट सीपीएम को दे दी जाए? इस तरीके से चीजें बांटी जा सकती हैं, हो सकता है। लेकिन लेफ्ट जानता है वो बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने बूते अगर चुनाव लड़े तो शायद फिर वही संकट, चुनाव जीत नहीं पाएगा। इस परिस्थिति में उसके अपने दांव की परिस्थिति, उसका अपना वो वोट बैंक है। लेकिन बाकी तमाम राजनीतिक दल जिसका जिक्र हो चुका है, उनके लिए बड़ा सवाल है कि इस बार चूक गए तो फिर 2030 के चुनाव में तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा, संगठन के लिए पैसा नहीं बचेगा। पार्टी का अध्यक्ष होकर या बड़े नेता होकर भी अगर मौजूदा दिल्ली की सत्ता के साथ खड़े नहीं हुए तो ताकत नहीं बचेगी। तो क्या वाकई उधर से खिसक कर इधर और इधर के जरिए कोई नया रास्ता टटोलने की कोशिश की जा रही है? तो यानी मुख्य तौर पर 4 पार्टियां बच गई। बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, दोनों एक साथ है। दूसरी तरफ आरजेडी है और कांग्रेस है, दोनों एक साथ खड़े हैं। लेकिन क्या वाकई ये एक साथ की परिस्थितियां नाजुक नहीं है? या फिर इस दौर में जो कि बिल्कुल अब बहुत कम वक्त बचा है, उस वक्त के आसरे अपने भविष्य की जमीन को देखा जाए या तत्काल की जरूरतों को पूरा किया जाए? पहला सवाल कांग्रेस का है। कांग्रेस के भीतर एक उहापोह की स्थिति है। इंडिया को साथ लेकर चलना है, बिहार में महागठबंधन को साथ लेकर चलना है। कुछ भी हो जाए, बीजेपी के साथ कभी आरजेडी खड़ी हो नहीं सकती है। साथ नहीं दिया तो मुश्किल, लेकिन एक भीतर से हल्की सी धड़कन धड़क भी रही है, अपने बूते क्यों नहीं। और अपने बूते नहीं तो फिर पिछली बार 70 सीट पर लड़े थे, इस बार 54-55 सीट पर कैसे समझौता करें? और खास तौर से वो क्रूशियल सीटें जो चाहते हैं वह भी अगर हाथ से खिसक गई तो कहां जाएंगे? यानी दोनों के बीच मामला सुलझा नहीं है, और इस ना सुलझने के पीछे कोई दूसरी पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष यानी सत्ता पक्ष, जिसे बीजेपी कहते हैं, वह भी खड़ी है। राहुल गांधी इंडिया पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं, कल उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सवाल परसों का है। परसों किसी नेता से नहीं, अदालत जाना है, राउज एवेन्यू। वहां पर वही नौकरी और जमीन का मामला है। राबड़ी देवी और लालू यादव भी आएंगे, तेजस्वी यादव भी उस दायरे में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सब से हटकर बीजेपी ने सारा दारोमदार अमित शाह के हाथों में थमा दिया है। अमित शाह देश के गृह मंत्री, चुनाव वही लड़ें, बिसात वही बिछाएं, यानी पूरी चाणक्य की भूमिका में वही आकर खड़े हो जाएं। किसकी फाइल गृह मंत्रालय के किस टेबल पर रखी है और उस फाइल की जरूरत कब पड़ेगी, यह भी इस चुनाव में बड़ा हिस्सा है। वो छोटी से छोटी फाइल ही क्यों ना हो, नीतीश कुमार वहां पर बैठकर अपने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स दिल्ली भेज दें, और उसके बाद हम देखेंगे कौन दाएं बाएं होता है। और दाएं बाएं होना जिसे करना है वो भी हम कर लेंगे। इस बिसात की काट किसके पास है? कोई भी कहेगा इस बिसात की काट एक नया शख्स बिहार के मैदान में है। नाम है पीके, यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जितना पैसा चुनाव में बहा चुके हैं, इतना पैसा दूसरे किसी राजनीतिक दल ने बहाया नहीं है। प्रशांत किशोर जिस तर्ज पर चल रहे हैं, जिस तर्ज पर बोल रहे हैं, और बोलते बोलते अब सीधी चुनौती वो तेजस्वी यादव को देते हुए आज राघोपुर भी पहुंच गए। और राघोपुर पहुंचकर उन्होंने क्या कहा या क्या कहकर कौन सा संदेश किसे दे रहे हैं? अभी तक बात नीतीश कुमार की थी, नीतीश कुमार के गवर्नेंस के भ्रष्टाचार की थी, और हर कोई ये मानकर चल रहा था कि दरअसल नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो खिसकेगा, वो पूरा वोट बैंक अपने तौर पर प्रशांत किशोर के पास जाएगा।
प्रशांत किशोर जिस राजनीति को भांप रहे हैं, उस राजनीति को इससे पहले कांग्रेस ने भी एक वक्त भांपा जरूर था, लेकिन राहुल गांधी उसके बाद पिछड़ों की राजनीति के साथ दलित और अल्पसंख्यकों का सवाल, ये तमाम सवाल वो उठाते चले गए। और जो सपना बिहार के भीतर अभी भी अनसुलझा सा है, उस सपने को जगाने का काम किस शर्त पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं, यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। वो खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे, वह भी राघोपुर पहुंचकर, हमारे आने से क्या होगा, आप वोट तो उसे ही देंगे, राजा तो आपने उसे ही बनाया है, वो राजा बन गया और आप दरिद्र होकर यहां पर पड़े हुए हैं। तय कीजिए, आप ही ने गलत आदमी को वोट दिया था, आप ही अब हमसे कह रहे हैं कि हम यहां आ जाएं। राजनीति का यह मिजाज, राघोपुर पहुंचकर तेजस्वी यादव को चुनौती देने का सवाल, यह काम बीजेपी नहीं कर सकती है। यह काम कोई नया शख्स ही कर सकता है, तो किस अंदाज में, पहले देखना और सुनना चाहिए प्रशांत किशोर को, जो राघोपुर पहुंचकर जब ये ऐलान कर रहे हैं तो हल्की सी फुसफुसाहट आरजेडी के भीतर से भी आ रही है। तेजस्वी यादव 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, वो फुलपरास से भी चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर से एक वक्त लालू यादव जीते, तेजस्वी भी जीते, लेकिन वहां पहुंचकर ऐसे सवाल इस तर्ज पर वहां के वोटरों के बीच बकायदा भोजपुरी में बोलते हुए उठेंगे। यह बिहार की नई राजनीति का एक नया मिजाज है। हाँ, सब फंस गया, कोई रिक्शा नहीं मिलता, ये तो मांगेंगे, कोई रिक्शा नहीं है। रउवे ना वोट देके राजा बनैले बानी, तो जौन वो अब तन काटब, गलती आदमी के वोट दे तो गलती होई। अब से ऐसे होते गलती मारेंगे। गलत आदमी को वोट दीजिएगा, आप ही लोग ने राजा बनाए हैं तेजस्वी यादव को। आओगे राघोपुर आए जी आप आइए सर। हमारा तो इधर रोज आवे के समय ना मिली तो चुनाव में हार जाए तो कैसे काम चले। सबसे सलाह कर लेता, नहीं सब बताए। बिहार की राजनीति में यह अपने तरीके का सबसे अलग और सबसे बड़ा दांव है, क्योंकि इसके समानांतर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की फहरिस्त को अगर आप देख रहे हैं और अगर यह मानकर चल रहे हैं कि वह सीटों के हेरफेर को लेकर सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय से डरे हुए हैं, अमित शाह से डरे हुए हैं, तो उस फहरिस्त में आप नाम मांझी का ले सकते हैं, हो सकता है आप उपेंद्र कुशवाहा का ले सकते हैं, लेकिन सवाल चिराग पासवान का भी है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं और उनकी जरूरत बीजेपी को भविष्य में तेजस्वी को काउंटर करने को लेकर है। लेकिन फिर नया सवाल, क्या इस दौर में वाकई एक चाणक्य दिल्ली में बैठा है, दूसरा चाणक्य जो अभी तक दूसरे तमाम राजनीतिक दलों के लिए चुनाव लड़वाता था, वो शख्स खुद चुनाव मैदान में है, तो दोनों की अलग अलग बिसात है, या उस बिसात का अंत कहीं जाकर मिल तो नहीं जाता है? यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके कुछ राजनीतिक संकेत बिहार की राजनीति में पहली बार उभर कर सामने आने लगे हैं। राजनीतिक तौर पर हर कोई जानता है कि बिहार के चुनाव में पैसा मायने रखेगा। हर कोई जानता है वहां पर एक ऐसा संगठन जो लोगों के बीच जाए और उसको नए तरीके से मुद्दों के आसरे जोड़ने की कोशिश करे, इस राजनीति में आगे तभी बढ़ा जा सकता है। यह प्रशांत किशोर बाखूबी जानते हैं। पैसा गुजरात लॉबी के पास खूब है। संगठन के जरिए किसे किस दिशा में मोड़ना है, यह काम स्वयंसेवक भी करेगा, यह काम प्रशांत किशोर के अपने खड़े किए गए लोग भी करेंगे। और बिहार की राजनीति क्या वाकई जातीय समीकरणों से हट जाएगी? बिल्कुल नहीं। यह जातीय समीकरणों से ना हटने की परिस्थिति ही एक झटके में अपने अस्तित्व के सवाल को लेकर हर राजनीतिक दल के नेता को यह चेताते हुए कह रही है कि इस बार
नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति इस चुनाव परिणाम के जरिए बदलने वाली है। सत्ता बदले ना बदले, राजनीति का मिजाज बदल जाएगा। उसकी वजह बहुत साफ है, जो खुलकर नजर भी आने लगी है। बिहार में एक बड़ी भूमिका इस वक्त वोटर लिस्ट की है। वोटर लिस्ट के पीछे कोई रीजनल फोर्स खड़ी हो नहीं सकती है और नेशनल फोर्स ही उसका विरोध कर सकती है। तो रीजनल यानी क्षेत्रपों की तादाद बिहार के भीतर लगभग 8 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ी है और राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है। तो वोटर लिस्ट क्या वाकई चुनाव परिणाम को सेट करने की दिशा में जा चुकी है या चली जाएगी? यह पहला सवाल जहन में रखिएगा। दूसरा सवाल, जितना पैसा बांटा जा रहा है और जो पैसा सरकारी नीतियों के तहत नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर बांटा है, उससे हटकर प्रशांत किशोर ने जितना पैसा चुनाव प्रचार में खर्च किया है, उससे हटकर जो जातीय समीकरण में आधे % वोट, 1% वोट, 1.5% वोट, 2% वोट, ज्यादा से ज्यादा 2.5% वोट, इससे ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल की ताकत जो 4-5 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं उनकी बिल्कुल नहीं है। उसमें आप सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल को भी जोड़ सकते हैं, यानी कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी। ये 4 प्रमुख पार्टियां ही हैं जो अपने वोट बैंक को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस दहाई आंकड़े तक पहुंचेगी, मुश्किल सवाल है, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, सब कोई जानता है कि ये तीनों पार्टियां 15% से लेकर 25% के बीच में तो रहेगी ही, और इसके बीच में सबसे बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की होगी। प्रशांत किशोर क्या पहले ही चुनाव में कांग्रेस को ओवरटेक कर सकते हैं? कांग्रेस के भीतर दरअसल इसी बात को लेकर हलचल है। यह हलचल ठीक वैसी ही है जैसे एक वक्त दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को लेकर थी, और केजरीवाल ने एक झटके में न सिर्फ कांग्रेस को ओवरटेक किया, बल्कि कांग्रेस के अस्तित्व पर सवालिया निशान दिल्ली की राजनीति में लग गया, और यह सवाल पंजाब के भीतर भी आकर खड़ा हो गया। और एक झटके में यह हर कोई मानते हुए चलता चला गया कि बीजेपी की शागिर्दगी चाहे ना हो, बीजेपी का प्यादा चाहे ना हो, लेकिन बीजेपी हर उस शख्स को आगे बढ़ाएगी जो कांग्रेस को काउंटर कर सकता है या कांग्रेस की राजनीति को खत्म कर सकता है। और यह बिहार के भीतर प्रशांत किशोर की मौजूदगी इस एहसास को जला चुकी है। और यहीं पर कांग्रेस के भीतर दूसरी धारा के सवाल जो लगातार उठ रहे हैं, वो खुले तौर पर यह कहने से चूक भी नहीं रहे हैं कि इस बार कांग्रेस चूकी, और अगर वह छोटे भाई की भूमिका में आरजेडी के पीछे खड़ी रह गई तो उसकी अपनी राजनीतिक जमीन, उसकी अपनी राजनीतिक विजन की सोच और जो मेहनत 2022 के बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने की, वो सब कुछ मटिया मेट होगा। यानी 2 सवाल, एसआईआर यानी चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट, और दूसरा प्रशांत किशोर का उत्थान। दोनों का विरोध और दोनों का संकट कांग्रेस के सामने है। छत्रपों की भूमिका बिहार के भीतर अपनी जाति राजनीति के इर्द गिर्द ही है। ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल, सबसे बड़ा यह है कि अल्पसंख्यकों के सामने एक बड़ी चुनौती है, दलितों के सामने एक बड़ी चुनौती, और यह परिस्थिति ऐसी है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश, जो मंडल कमंडल की लड़ाई के बाद सत्ता परिवर्तन के साथ दोनों राज्यों की राजनीति को छत्रपों के हवाले कर कर चले थे, अब क्या उसकी उम्र पूरी हो चली है? और छत्रपों की राजनीति जिस जाति समीकरणों के आश्रय चल रही थी, वो राजनीति की उम्र क्या पूरी हो चली है? इसके अलग अलग हिस्से उन छोटे छोटे छत्रपों के आश्रय समझने की कोशिश करनी चाहिए, और मीटिंगों के स्वरूप को देखकर भी करना चाहिए, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जैसे चिराग पासवान, जैसे मुकेश सहनी, जैसे जीतन राम मांझी, जैसे ओवैसी। ये अलग अलग तौर पर
प्यादों के तौर पर मौजूद हैं या अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं? कुछ दृश्यों के जरिए एक तस्वीर और साफ होगी। हमारी पार्टी में पिछले 25 साल जब से पार्टी बनी है तब से एक यहाँ के स्टाफ मदन जी काम करते थे। ये सबसे पहले पहुंचे जब तक सबसे आगे पार्टी का जहाँ चर्चा की जरूरत होगी वहाँ हम कर रहे हैं, करेंगे। अब सार्वजनिक रूप से ऐसे सवालों का जवाब देना कोई मतलब नहीं। सर, आपकी भी नाराजगी है क्या अभी भी? अब इससे आपका अर्थ है, आपकी स्वतंत्रता है, जो अर्थ लगाना हो लगाएं। हमने कहा कि सीटों पर सहमति नहीं हुई है, बातचीत का दौर जारी है। ये तस्वीरें सिर्फ नेताओं की उपस्थिति दर्ज कराती है। इसके जरिए बिहार की राजनीति में कोई बड़ा और व्यापक परिवर्तन आप नहीं देख पाएंगे। तो जो आखिर का सबसे बड़ा सवाल है वह कहीं ना कहीं आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी क्या वाकई इस चुनाव में पूरे तरीके से गायब हो जाएगी, या एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसमें जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बचे ही नहीं? यानी एक वक्त जिस तरीके से रामविलास पासवान की एलजेपी की पार्टी से पशुपति नाथ पारस निकले और अब वो आरजेडी में अपने आप को विलय करने की सोच रहे हैं, उसी तर्ज पर कमजोर होती हुई जनता दल यूनाइटेड चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार को भूल जाएगी और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के साथ खड़े विधायकों के सामने यही संकट होगा, अपने बूते बचे रहें या फिर कहीं किसी खेमे में चले जाएं जिसके जरिए सत्ता मिल जाए। यह संकट जेडीयू के साथ है, लेकिन इसके साथ एक दूसरा संकट आरजेडी के भी साथ है। इसमें कोई दो मत नहीं कि लालू प्रसाद यादव जिस तर्ज पर बिहार की राजनीति को साधते हुए जो हाशिए और कमजोर तबका था उसको उन्होंने जुबान दी और उसको एकजुट किया। हर दृष्टि से एकजुट करते हुए उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एक मास ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया था, यानी बड़ी तादाद में लोग उस पार्टी से जुड़ते चले गए। वो मास ऑर्गेनाइजेशन क्या मौजूदा वक्त में मास ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है या नहीं है? क्योंकि आरजेडी के भीतर लालू परिवार खुद कई खेमे में बंट चुका है और सवाल बिहार के भीतर परिवार से भी जुड़ा हुआ होता है। और यहां पर एक सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति उस तकनीकी या कहें उस प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में जाकर फंस चुकी है जहां वो 2 और 2 4 देखते हुए समीकरण उसी लिहाज से साध रहे हैं कि कौन हमारे साथ आएगा, कौन नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा तो 150 सीटों पर लड़ने का, लेकिन गठबंधन के भीतर की हलचल ने उन्हें 136 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। आप इससे ज्यादा मत लें, लेकिन तेवर बड़े हैं। तो सैनी भी नहीं चलेंगे, उनको भी कहा गया समझौता कीजिए अन्यथा बाहर का रास्ता आपको देखना होगा। यह परिस्थिति बतलाती है कि यह चुनाव दरअसल आरजेडी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जनता दल यूनाइटेड के होने या ना होने से जुड़ा है। यानी आरजेडी 2030 में कैसी परिस्थिति होगी अगर यह चुनाव परिणाम आरजेडी के अनुकूल नहीं हुआ तो? और यहीं पर सबसे बड़ा और आखिरी बड़ा सवाल कांग्रेस से जाकर जुड़ चुका है। कांग्रेस सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं है, कांग्रेस देश की पार्टी है। और अगर हर राज्य में कभी केजरीवाल, कभी प्रशांत किशोर या कभी कोई और इस रूप में कांग्रेस को धराशायी करने के लिए एक नई लकीर को खींचना शुरू करेगा और बीजेपी अगर चाहेगी ये लकीर बड़ी होती चली जाए, चाहे उसको कितनी भी गालियां पड़े, उसके भीतर का भ्रष्टाचार, उसके भीतर का लोकतांत्रिक पहलू, उसके अपने गवर्नेंस के तौर तरीके, सबको तो निशाने पर लिया प्रशांत किशोर ने, लेकिन एक नई राजनीतिक लकीर खींची भी। वो नई राजनीतिक लकीर क्या 2022 के भारत छोड़ो यात्रा के बाद जिस साख को राहुल गांधी से जोड़कर कांग्रेस को मजबूत कर रही थी, उस पर यह सीधी चोट तो साबित नहीं होगी। शायद इसीलिए कांग्रेस के भीतर एक तबका यह भी चाहता है कांग्रेस को अपने बूते ही मैदान में होना चाहिए, अन्यथा इस तरीके की ताकतें उभरती रही तो हर राज्य में अपने नेताओं की मौजूदगी गैर मौजूदगी के साथ होगी।
सवाल संगठन का नहीं है, सवाल लोगों के भीतर भरोसे का है। और पहले ही एक संकेत तो है, मुस्लिम समुदाय का कोई लीडर नहीं, दलितों के भीतर का कोई लीडर नहीं, और दोनों की तादाद अगर एक साथ जुड़ जाए तो सत्ता उसी की होगी जिसके साथ अल्पसंख्यक और यानी मुस्लिम और दलित खड़ा होगा। यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है। यह स्थिति बिहार के भीतर भी है और उत्तर प्रदेश के भीतर भी है, और उसी को साधने के लिए अलग अलग रास्तों से अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी मौजूदगी उसी समुदाय के बीच में दर्ज करानी चाहिए। लेकिन बिहार को लेकर पहली बार यह भी सवाल है, वाकई मुस्लिमों के नेतृत्व करने वाला कोई शख्स नहीं है, दलितों का नेतृत्व करने वाला कोई शख्स नहीं है, और दोनों का वोट बैंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितना परसेंट वोट मिलता है उससे ज्यादा का है, वोटरों की संख्या के लिहाज से भी और प्रतिशत के लिहाज से भी। यानी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वही होगी जिसके साथ मुस्लिम और दलित खड़ा हो जाए। और अगर इन्हीं दोनों के साथ मजबूरी वश दोनों गठबंधन के भीतर दोनों ही खड़े होने को तैयार नहीं है, या उसमें भी वो बंट रहे हैं, तब फैसला बड़ा लेना होगा। और बड़ा फैसला कौन लेगा? वो बड़ा फैसला क्या प्रशांत किशोर लेंगे? बिल्कुल नहीं। वो बड़ा फैसला नीतीश ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बड़ा फैसला क्या आरजेडी ले सकती है? बिल्कुल नहीं। वो बड़ा फैसला क्या बीजेपी और कांग्रेस में से दोनों में से कोई ले सकते हैं? बीजेपी ने प्रयास किया अपने बूते, वो समझ गई सत्ता में नहीं आ सकते हैं, तो सहयोगियों के साथ उसने अपनी संख्या को धीरे धीरे 74 तक पहुंचाया पिछले चुनाव में। इस बार उसे लगता है 80 पार होंगे, और नए समीकरण बिहार के भीतर वो उभार सकती है भविष्य को देखते हुए, जहां पर उसकी अपनी सत्ता होगी। लेकिन कांग्रेस गायब है, लापता है। इस पूरे प्रकरण के भीतर का आखिरी छोर उस पैसे, उस बिसात और उस चाणक्य बुद्धि पर जाकर टिक गया है, जिसमें गृह मंत्रालय में रखी हुई फाइलें भी हैं, नीतीश कुमार की आखिरी सांसें भी पॉलिटिकल तौर पर उभर रही हैं, आरजेडी की चेतावनी भी है, आरजेडी को चेतावनी भी है, और इन सब के बीच किसका उभार, किस तर्ज पर जो डील, उसमें मुकेश सहनी इधर भी देख रहे हैं, कुशवाहा भी देखना चाह रहे हैं, जीतन राम मांझी शायद मान गए, शाम ढलते ढलते जो खबर आई मान गए। लेकिन ओवैसी, मायावती और आम आदमी पार्टी का संदेश बहुत साफ है, सबको लड़ाई लड़नी है कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस को लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है यह भी इस चुनाव में तब तय हो रहा है जब चुनाव आयोग पर वो आरोप लगाती है कि वो सब कुछ तो पहले तय कर चुका है, तो फिर बचा क्या है? यह सवाल बिहार के वोटरों के जरिए ही तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।